नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन पदार्थों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और अगर हम करते हैं इसका पृथक्करण तो क्या क्या ऐसा तरीका है, किन किन तरीकों के माध्यम से हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निष्यंदन और वाष्पन। इन तरीकों के माध्यम से हम क्या करते हैं, पदार्थों को किसी दूसरे पदार्थ से अलग करते हैं, यानी कि पृथक्करण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या बातें कहा गया है। जैसे कि जब हम चाय पीते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, चाय छन्नी के मदद से उसे हम चाय पत्ती को अलग करते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। उसी तरह से जब हम मक्खन निकालते हैं तो दूध या फिर दही को मंथन किया जाता है और उसके बाद से उसमें से मक्खन निकाला जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि फसल के कटाई के समय महिलाएं उसे पटकती हैं, गट्ठा को बांध करके, गेहूं के या फिर जो भी कई सारे अनाज हो सकते हैं उसको, और उसके बाद उसमें से वो जो निकलता है अनाज, इस माध्यम से हम कह सकते हैं थ्रेशिंग के माध्यम से भी हम वस्तुओं को, पदार्थों को पृथक्करण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि चावलों से पदार्थों को पृथक्करण करना, और ये हम क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं ताकि उपयोगी पदार्थों को हम रख सकें और जो अनुपयोगी है उसे हम अलग कर सकें। जैसे मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, इसमें क्या होता है कि अनुपयोगी जो अवयव हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें जो प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। उसके बाद चाय पत्ती की जो हम पृथक्करण करते हैं चाय में से, वो इसलिए करते हैं ताकि हानिकारक जो अवयव हैं या फिर जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाए। तो इसी कारणों के कारण जो है, इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। अब हम बात करते हैं पृथक्करण की जो विधियां हैं उन पे। सबसे पहला जो विधि है वो है आपके सामने हस्तचयन। हस्तचयन में क्या होता है कि व्यक्ति अनाज में से जो कंकर पत्थर होते हैं उसे अलग करता है, इसे हम कहते हैं हस्तचयन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, तो थ्रेशिंग में जैसे कि आप देखे होंगे कि गेहूं चावल की जो सूखी डंडियां होती हैं उसमें से अलग करना रहता है उसे, अनाज को। उसके लिए सबसे पहले उसे धूप में हम सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद क्या करते हैं, वृक्ष या फिर कहीं पे मिट्टी के, या फिर हम क्या करते हैं, कोई ड्रम ले लेते हैं और उसके ऊपर उसे पीटते हैं ताकि उसमें से जो अनाज है वो अनाज उससे अलग हो जाए। इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को पृथक करने के जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। ये 2-3 तरीका से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने हाथ में गट्ठा को पकड़ करके इस पत्थर पे मार रहा है ताकि अनाज जो है उससे पृथक हो जाए। ये तो मैनुअल हो गया, जो कि हाथ से किया जा रहा है। इसे हम मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद है निष्पावन। निष्पावन क्या होता है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। निष्पावन साधारणतः क्या होता है, किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कण से पृथक करने के लिए करते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पे ये महिला क्या कर रही है कि ये जो अन्न है इसमें, और उसके साथ जो और छोटे छोटे कण हैं जो कि अनाज की अपेक्षा बहुत ही क्या कह सकते हैं कि हल्का है, उसे वायु की उपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अनाज रहता है वो नीचे आ जाता है, जबकि उसके साथ जो हल्का कण रहता है, जैसे कि यहाँ पे भूसा, वो अलग हो जाता है। तो इस माध्यम से, यानी कि निष्पावन के कारण जो है, हम क्या करते हैं, भूसा को अलग करते हैं पदार्थों से। अगर इसमें कंकर मिला रहता तो फिर हम निष्पावन यहाँ पे उपयोगी नहीं होता इसके लिए, अनाज को इस तरह से अलग करने के लिए, तो हम किसी दूसरे विधि का उपयोग करते। चलिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण जो है वो पृथक होकर एक ढेर बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं चालन।
चालन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है ये यहाँ पे सीमेंट कह सकते हैं, सीमेंट और गिट्टी जब यहाँ पे मिला हुआ है तो उसे क्या करता है, यहाँ पे चालता है ताकि सीमेंट यहाँ पे नीचे आ जाए और कंकर और गिट्टी जो भी है वो इसके अंदर ही रहे, ताकि बाद में फिर इसे हम इसको यहाँ पे ढेर बना के अलग भी कर सकते हैं। और इसको जो हमें निकालना रहता है, जैसे कि यहाँ पे सीमेंट निकालना है तो इसे हम यहाँ पे ढेर कर लेंगे। तो इस विधि को कहते हैं चालन। इस विधि में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स का जो मिश्रण होता है, दो पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसमें एक छोटा और एक बड़ा रहता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो आइए एक एक करके इन तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले अवसादन क्या होता है। तो मिश्रण में कोई ऐसा मिश्रण ले लेते हैं, उस मिश्रण में जल मिलाने पर क्या होता है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, ये चना, चना में हम जल मिलाते हैं, ठीक है। तो चना के ऊपर जो है अगर उसमें धूलकण लगा रहता है तो वो नीचे बैठ जाता है। ये जो नीचे बैठने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं अवसादन, ठीक है। और अवसादित मिश्रण को हम क्या करते हैं कि बिना उसे और हम हिलाए जल को मिट्टी सहित बाहर निकाल देते हैं, उसको कहते हैं निस्तारण। जैसे कि यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें दो अवयव क्या हो गया है, अवसादन हो गया है, दो अवयव नीचे बैठ गया है। उसके बाद क्या किया जा रहा है कि हल्के से इसको पानी को निकाल दिया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम निस्तारण। और अवसादन क्या होता है कि वो जो नीचे बैठने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, भारी अवयव के नीचे बैठने की जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं अवसादन। और अवसादित मिश्रण से जल को हम बाहर निकाल लेते हैं मिट्टी सहित, तो उसको कहते हैं निस्तारण। उसके बाद आपका रह गया निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है, जैसे कि जब हम चाय को एक छन्नी में डाल देते हैं तो सारी पत्तियां जो हैं वो ऊपर में रह जाती हैं और चाय हमारे गिलास में आ जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी मिश्रण में अगर ऐसे ठोस कण मौजूद रहते हैं जिसे हम अलग कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं निस्यंदन। फिल्टर करना इसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब सोचिए कि तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में कौन सी विधियाँ अच्छी हैं। अगर हम चाय को चाय में क्या मिला है, दूध भी मिला है और उसके बाद चाय पत्ती भी मिला है, तो यहाँ पे ये दो मिश्रण हो गया और दो मिश्रण में चाय पत्ती ठोस है जिसके कारण वो नीचे बैठ जाती हैं और हम ऊपर से अगर चाय निकाल लेते हैं तो इसको कहते हैं निस्तारण। इस विधि में क्या होगा कि चाय के साथ कुछ चाय पत्तियाँ भी आ जाएगी, जबकि निस्यंदन में क्या होगा कि हम एक फ़िल्टर की मदद से, जैसे कि यहाँ कह सकते हैं कि चाय को छानने की जो उपयुक्त विधियाँ हैं वो क्या है, निस्यंदन। चलिए आइए अब हम देखते हैं क्या है। करें कि यही सिद्धांत ऐसे द्रव के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। इनकी ये जो सिद्धांत हैं निस्यंदन, ये ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हमें चीनी और पानी को मिला दिए हैं और उसे अगर अलग करना है तो निस्यंदन की जो विधियाँ हैं वो काम में नहीं आ सकती है। उसके बाद है वाष्पन। वाष्पन के द्वारा भी हम क्या करते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। जैसे कि जल को उसके वाष्प में जो परिवर्तन है उस वो करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं वाष्पन। क्या, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसे वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है और वाष्पन की प्रक्रिया हमेशा निरंतर होती रहती है। जब समुद्र के जल बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर उसे छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और इस ठोस लवण नीचे बैठ जाता है। उसके बाद इस लवण के माध्यम से उसे शोधन करके, उसे प्यूरिफाई करके हम साधारण नमक प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये वाष्पन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। जो नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो समुद्र यहाँ पे पास में है और उसके बगल में ऐसा किया जाता है कि बहुत दूर तक कि गड्ढा थोड़ा बना करके जिसमें कि पानी आ जाता है और उसके बाद क्या होता है कि
पानी लाया जाता है यहाँ पे, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे पानी जो है वाष्पन के कारण ऊपर चला जाता है बादलों में, और यहाँ पे बन जाता है ठोस नमक। इस तरह से हमने देखा कि ये वाष्पन की प्रक्रिया जो है नमक बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। कई ऐसे मिश्रित पदार्थ होते हैं जिसमें एक विधि से काम नहीं चलता, तो उसके लिए हम कई सारे विधियों को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें किस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत और जल, जैसे कि ये नमक, रेत और जल का एक मिश्रण है, तो इसमें हम निस्तारण भी करेंगे, निस्यंदन भी करेंगे, ताकि रेत बाहर निकल जाए, और रेत जब बाहर निकल जाएगा तो उसमें बच जाएगा नमक और जल। तो नमक और जल को फिर वाष्पन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक पृथक कर सकते हैं, और संघनन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जल को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि कोई भी जो मिश्रित पदार्थ है उसमें 2 से ज़्यादा भी हम विधि का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो ये बात सही नहीं है। जल जो है एक निश्चित मात्रा में ही पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है, और वो भी अलग अलग पदार्थ को अलग अलग निश्चित मात्रा में। जैसे कि अगर हम नमक डालते हैं पानी, 1 लीटर पानी में, तो आधा केजी नमक घुलने के बाद उसमें से नमक बच जाएगा, जो कि आपको उसके तली में दिखाई देगा। तो अगर हम कह सकते हैं आधा किलो से कम, यानी कि 250 ग्राम चीनी ही पानी में घुल सकता है। उसके बाद अगर उसमें हम डालेंगे तो पानी के तली के नीचे, यानी कि उस बर्तन के तल के नीचे चीनी जम जाएगा। तो कह सकते हैं कि सबका अलग अलग अमाउंट, मात्रा जो है पानी अपने अंदर मिला सकता है। और यहाँ पे आपको जो एक कॉन्सेप्ट है संतृप्त विलयन, वो समझ में आएगा कि ये क्या होता है। जैसे कि जल में हम अधिक नमक नहीं घुला सकते। जहाँ तक वो नमक घुल रहा है और जब उसके बाद उसके तली में आकर के जम जा रहा है, तो वो जो विलयन बनता है, उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक को जल में घुलाया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब इसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर हम नमक ऐड करते हैं तो वो नमक उसके तल के नीचे बैठ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अब सवाल है कि क्या उसमें और नमक हम घुला सकते हैं? अगर घुला सकते हैं तो कैसे, या फिर नहीं घुला सकते? हाँ, तो बिल्कुल घुला सकते हैं। उसमें उस विलयन को, अगर संतृप्त विलयन को अगर गर्म करते हैं तो उसमें कुछ और हम नमक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, और विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। और संतृप्त विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हम और विलयन को और विलय को घुला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रमुख शब्द हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। मंथन, मंथन से क्या निकलता है? दूध, दही से मक्खन निकाला जाता है। संघनन क्या होता है? जब इसमें पानी रहता है और इस पानी ग्लास के बाहर भी हम पानी के बूंदों को देख पाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होता है ये संघनन कहलाता है। निस्तारण के बारे में हमने बात की। उसके बाद वाष्पन के बारे में बात की, निस्यंदन पे, हस्तचयन पे, संतृप्त विलयन पे, अवसादन पे जो नीचे में बैठ जाता है, उसके बाद चालन पे। फिर विलयन क्या होता है? जब किसी विलय को द्रव में मिला दिया जाता है तो विलयन का निर्माण करता है, सॉल्यूशन बनाता है। थ्रेशिंग क्या होता है? अनाज को अलग करना उसकी डंडियों से, थ्रेशिंग कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि निष्पावन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ समरी है, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कह रहा है हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पदार्थों को हस्तचयन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, उसे ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और इस विधि के द्वारा भूसा एक साइड और अनाज एक तरफ लग जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर दो पदार्थों का मिश्रण है जिसमें कि उसके जो साइज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो उसे चालन के माध्यम से और निस्यंदन के माध्यम से, जैसे कि हमने चाय पत्ती को चाय से अलग किया, इस प्रक्रिया के द्वारा पृथक कर सकते हैं।
रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण क्या होते हैं, तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा हम जल को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। द्रव तथा उष्ण अविलय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। सही बात है। अविलय पदार्थ वो होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, जैसे कि जल में चाय में चाय पत्ती। नेक्स्ट है कि किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की को वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जैसे कि द्रव में से हम नमक निकालते हैं तो उसमें भी हम वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। उसके बाद जिस विलयन में किसी पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे कि अगर नमक का संतृप्त विलयन क्या होगा, जिसमें नमक की और अधिक मात्रा नहीं घुल सके, उसे हम कहते हैं ये नमक का संतृप्त विलयन है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पे उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। नेक्स्ट है कि जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, यानी कि जल जो है अपने अंदर अलग अलग विलय जो उसमें मिल सकता है उसके अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग अमाउंट को, अलग अलग मात्राओं को अपने में घोलता है। आइए